हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जाम समाप्त हो गया। अब जो समय आया है उसमें आपको जो तैयारी करनी है वो प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और बहुप्रशिक्षित सक्षमता परीक्षा, ये 3 एग्जामिनेशन को आपको तैयारी कर लेनी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी इसका एग्जामिनेशन सरकार के द्वारा ले लिया जा सकता है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी कई बार की गई है कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक से मिलाकर के कुल सीट है उसके बारे में उन्होंने बताया है। इसके तहत पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ इसके सिलेबस को लेकर के चर्चा किया था। उसके सिलेबस से आपको रूबरू कराया था, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के सिलेबस से। और मैंने आपको कहा था कि अगर आप प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की तैयारी करते हैं, प्रधानाध्यापक की तैयारी माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक वाले करेंगे और प्रधान शिक्षक की तैयारी प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षक करेंगे, तो अगर ये तैयारी आपकी हो जाती है तो आपको अलग से सक्षमता परीक्षा की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसी को ध्यान में रख करके मैंने आपके बीच में सिलेबस रखा था। यह सिलेबस वही था दोस्तों, प्रधानाध्यापक का वही सिलेबस था जिस पर एक एग्जामिनेशन हो चुका है और दूसरा एग्जामिनेशन आने वाला है। प्रधान शिक्षक की परीक्षा पर रोक लग गई और उसमें जो सिलेबस है उससे अलग नहीं होगा, और उसमें मैंने आपको दोनों सिलेबस से रूबरू कराया था। दोस्तों, जो संशोधन के पहले का जो सिलेबस था और संशोधन के बाद का जो सिलेबस था उन सब से आपको अवगत कराया था। तो दोस्तों, इसी के आधार पर मैंने आपसे कहा था कि अब मैं इसकी तैयारी आपके बीच में शुरू कर दूंगा, और इसी तैयारी को आपके बीच में लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज ये पहला क्लास आपके बीच में मैंने लाया है, और ये पहला क्लास जो है दोस्तों वो प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और सक्षमता परीक्षा तीनों से रिलेटेड है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक की पूरी चर्चा मैं आज आपके साथ करूंगा। टॉपिक है दोस्तों बाल्यावस्था। इसका पहला क्लास मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं। इसमें मैं आपको दोस्तों इसका पूरा संपूर्ण विवरण बताऊंगा। पहले डिटेल में बताऊंगा, और उसके बाद जब डिटेल कंप्लीट हो जाएगा तो इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसको लेकर के आपके बीच में आऊंगा दोस्तों। और इस तरह से हर एक चैप्टर पर हम लोग इतना अध्ययन करेंगे कि उससे रिलेटेड अगर किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे पेडागोजी हो या फिर जीएस हो, मैं इस तरह से आपको इसकी तैयारी कराऊंगा कि आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और उसी क्रम में मैं आज आपके बीच में क्लास नंबर 1 लेकर के आया हूं, और इसका टॉपिक है बाल्यावस्था। तो इसका पूरा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी जो भी शिक्षक हैं जो इससे रिलेटेड हैं वो इसका लाभ उठा सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर देख रहे हैं हेड मास्टर, हेड टीचर, सक्षमता एग्जाम 2024, और आज का टॉपिक है दोस्तों मेरा बाल्यावस्था की समझ। ये क्लास नंबर 1 है, ये भी मैं यहां पर आपको बता देता हूं, ये क्लास नंबर 1 है और डिटेल है दोस्तों, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, ये डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए इसमें महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं बाल्यावस्था की समझ के अंतर्गत। अब देखिए इसमें क्या क्या आपको समझना है। सबसे पहले जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, बाल्यावस्था का अर्थ एवं परिभाषा। तो दोस्तों, बाल्यावस्था का अर्थ में हम लोग देख लें यहां पर, तो बाल्यावस्था वास्तव में मानव जीवन का वह स्वर्णिम समय है जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वह स्वर्णिम समय है जिसमें उसका सर्वांगीण
विकास होता है, और वह स्वर्णिम समय क्या है? बाल्यावस्था है। यहां पर फ्रायड महोदय ने बाल्यावस्था को परिभाषित करते हुए उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, इसको आप जरूर नोट कर लेंगे, कि बालक का विकास 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है, लेकिन बाल्यावस्था विकास की संपूर्णता गति प्राप्त करती है और एक परिपक्व व्यक्ति के निर्माण की ओर अग्रसर होती है। यानी 5 वर्ष की आयु तक ही बाल्यावस्था होती है, लेकिन यह जो विकास होता है वो संपूर्णता गति प्राप्त कर लेती है और एक परिपक्व व्यक्ति के निर्माण की ओर अग्रसर करती है यह बाल्यावस्था। यह फ्रायड महोदय ने बताया है। अब यहां पर देखिए, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का प्रारंभ होता है, ये हम लोग जानते हैं। शैशवावस्था के बारे में अगर हमारे पास अगर जो महत्वपूर्ण बात आती है कि 0 से 2 वर्ष तक के काल को हम लोग शैशवावस्था के अंतर्गत रखते हैं, और उसके बाद बाल्यावस्था आरंभ होती है। तो दोस्तों, यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। कौन? बाल्यावस्था। फ्रायड महोदय ने भी तो यही बात कही है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहारों, रुचि एवं इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। चलिए, यहां पर फ्रायड महोदय की बात को समझ गए। अब हम लोग यहां पर ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार समझते हैं कि उन्होंने बाल्यावस्था को परिभाषित करते हुए क्या कहा है। देखिए, शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। जो शिक्षक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं, उन्हें बालकों का, उनकी आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं एवं उनकी परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करती है। आप जरूर नोट करेंगे, ये जो बातें मैंने आपको बताया, ये ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्रोल व ब्रूस का भी ले लेते हैं। फ्रायड का हमने देख लिया, ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का देख लिया। अब कोल व ब्रूस के बारे में जानते हैं कि उन्होंने बाल्यावस्था को किस तरह से परिभाषित किया। तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल आता है क्वेश्चन दोस्तों। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को किसने कहा है? तो कोल और ब्रूस ने कहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट कर लेना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की यह अवस्था को समझना कठिन है। यह भी आता है क्वेश्चन, अनोखा काल और वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। यह किनका कथन है? तो यह कथन है कोल व ब्रूस का। ये सभी चीजें आप नोट करते जाएं। बैठे हैं तो कॉपी और पेन ले करके बैठे, ताकि आप आराम से नोट कर सके, मेरी बातों को समझ सके। अब चलिए, यहां पर एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों कि इस अवस्था को समझना कठिन क्यों है? जो क्रोल और ब्रूस ने कहा, उस पर ये यहां पर इसका आंसर क्या आता है, ये किन के अनुसार समझना है? ये देखिए, ये है कुप्पू स्वामी। कुप्पू स्वामी ने इसका आंसर दिया है कि इस अवस्था को समझना कठिन क्यों है। तो देखिए, उन्होंने कहा है कि इस अवस्था में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं। उदाहरण स्वरूप समझ जाइए कि 6 वर्ष की आयु में बालक का स्वभाव बहुत उग्र होता है। वह लगभग सब बातों का उत्तर न या नहीं में देता है। जब 7 वर्ष का बालक हो जाता है तो उदासीन हो जाता है, अकेला रहना पसंद करता है। जब बालक 8 वर्ष की आयु में पहुंचता है तो उसमें अन्य बालकों में सामाजिक संबंध स्थापित करने की भावना बहुत प्रबल हो जाती है। वो ग्रुप में रहना पसंद करता है, खेलना पसंद करता है दूसरे बच्चों के साथ। जब 9 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु में वो पहुंचता है तो विद्यालय में उसके लिए कोई आकर्षण नहीं रह जाता। वह कोई नियमित कार्य न करके कोई महान और रोमांचकारी कार्य करना चाहता है। यह अवस्था क्या है?
9 से 12। तो यहां पर हम लोग बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक की आयु तक माना जाता है। आप कहीं कहीं पर देखिएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था 0 से 6 का आ जाता है और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 आ जाता है। लेकिन यहां पर हरलॉक ने इसे 6 से 12 वर्ष के बीच का ही माना है बाल्यावस्था को। अब हरलॉक के बारे में आएगा तो 6 से 12 आपको बोलना है। अब देखिए इस अवस्था में यह विशेषताएं विकसित होती हैं। एक एक करके मैं आपके बीच इसकी पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले शारीरिक व मानसिक स्थिरता जो विशेषता है बाल्यावस्था की, वो सबसे नंबर 1 है शारीरिक व मानसिक स्थिरता। अब इसमें आप देख लीजिए 6 या 7 वर्ष की आयु के बाद बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। यह भी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है। वह स्थिरता उसकी शारीरिक व मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। इससे क्या होता है, उसका मस्तिष्क परिपक्व हो जाता है और स्वयं वयस्क सा जान पड़ता है। ऐसी ऐसी बातें करता है कि उसके माता पिता, उसके परिवारजन ये समझते हैं कि देखो बड़े जैसी बात कर रहा है। ये ऐसा उस कारण से ही होता है। इसलिए रॉस महोदय ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता यानी स्यूडो मैच्योरिटी का काल बताते हुए लिखा है। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा यहां पर कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यह किनके अनुसार है दोस्तों? यह है रॉस महोदय के अनुसार। रॉस महोदय ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था बताया है और उसको बताते हुए उन्होंने ये बातें लिखी है कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अब यहीं पर कैरल भी इस बात से अपना मत रखते हैं कि बालक के शारीरिक विकास, ध्यान दीजिएगा किन महोदय का है? कैरल महोदय का है। इन्होंने कहा है कि बालक के शारीरिक विकास और उसके सामान्य व्यवहार का सहसंबंध इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि हम समझना चाहें कि भिन्न भिन्न बालकों में क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं, आयु वृद्धि के साथ व्यक्ति में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो हमें बालक के शारीरिक विकास का अध्ययन करना होगा। यह किनका कहना है? कैरल महोदय का। जो भी मैं यहां पर बता रहा हूं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो समाजशास्त्री हैं, जो भी मैं आपको बताऊंगा वो सब आप नोट करते चलेंगे। एक कैरल महोदय का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे जरूर नोट कर ले। दोस्तों अब चलते हैं नंबर 2। दूसरी जो विशेषता है वह है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। क्या है वृद्धि? तो यहां पर देखिए बाल्यावस्था में बालक की मानसिक योग्यताओं में निरंतर वृद्धि होती है। उसकी संवेदना, प्रत्यक्षीकरण की शक्तियों में वृद्धि होती है। वह विभिन्न बातों के बारे में तर्क और विचार करने लगता है। वह साधारण बातों पर अधिक देर तक अपने ध्यान को केंद्रित कर सकता है। यह बालक का मानसिक योग्यता में वृद्धि होता है। उसमें अपने पूर्व अनुभवों को स्मरण रखने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। अब नंबर 3 पर आते हैं। तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता जो है वो जिज्ञासा की प्रबलता है। बालक की जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल होती है। उसमें हर चीज जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उसके बारे में प्रश्न पूछकर हर तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। उसके ये प्रश्न शैशवावस्था के साधारण प्रश्नों से भिन्न होते हैं। जो शैशवावस्था में प्रश्न बिल्कुल एक इनोसेंट के जैसे पूछे जाते हैं, उससे बिल्कुल अलग होते हैं। अब वह शिशु के समान यह नहीं पूछता यह क्या है, इसके विपरीत यह पूछता है कि ऐसे क्यों है, वह यह ऐसे कैसे हुआ है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। अब नंबर 4 पर आते हैं। 4 क्या है? देखिए वास्तविक जगत के से जो संबंध स्थापित होता है। तो इस अवस्था में बालक शैशवावस्था के काल्पनिक जगत का परित्याग करके वास्तविक जगत में प्रवेश कर जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, एक एक पॉइंट को आप नोट करते चलें।
स्क्रीनशॉट ले लें और इसको समझें, पढ़ें। दोस्तों, इसी से क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए, वह उसकी प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होकर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। स्टैंग महोदय ने इसके बारे में बताया है, वास्तविक जगत के संबंध के बारे में। उनके शब्दों को अगर समझे यहां पर स्टैंग महोदय का, तो उन्होंने कहा है कि बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है, वह उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त कर लेना चाहता है। अब नंबर 5, रचनात्मक कार्यों में आनंद। देखिए, बालक को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है। वह साधारणतः घर से बाहर किसी प्रकार का कार्य करना चाहता है, जैसे बगीचे में काम करना, औजारों से लकड़ी की वस्तुएं बनाना। इसके विपरीत बालिका जो होती है वो क्या करती है, ये भी जान लीजिए। बालक और बालिका के रचनात्मक कार्यों में अंतर है। बालिका घर में कोई ना कोई कार्य करना चाहती है, जैसे सीना, पिरोना, कढ़ाई करना और बहुत सी चीजें। आजकल के परिवेश में ये अलग स्थिति पैदा हुई है। आजकल इंटरनेट का जमाना है और इसमें भी अलग अलग रचनात्मक कार्यों को आप देखेंगे। बालक और बालिकाओं में अंतर आप देखेंगे। अब आ जाते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 क्या है? वह है सामाजिक गुणों का विकास। बालक विद्यालय के छात्रों और अपने समूह के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करता है। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सामाजिक गुणों का विकास। अभी हम लोगों ने देखा था, जब बालक जो है वो 8 वर्ष से ऊपर हो जाता है तो वो समूह के साथ रहना पसंद करता है और समूह के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करता है। उसमें अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता। इन सब चीजों के गुणों का विकास होता है। आप एक शिक्षक के रूप में अपने विद्यालय के बच्चों के ऊपर इस तरह के बातों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों, 7वां नंबर है नैतिक गुणों का विकास। यहां पर भी स्टैंग महोदय की बात मैं बताऊंगा। देखिए, नैतिक गुणों का जो विकास है, इस अवस्था के आरंभ में ही बालक में नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। स्टैंग महोदय ने कहा है 6, 7, 8 वर्ष के बालक में अच्छे बुरे का ज्ञान एवं न्यायपूर्वक व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। यह किनका कहना है? स्टैंग महोदय का। किस संदर्भ में कहना है? नैतिक गुणों के विकास के संदर्भ में। आप इसको नोट जरूर करें, समझें। मैं बता रहा हूं, आप उसको अच्छी तरह से सुने। दोस्तों, आगे अगर हम लोग नंबर 8 यहां पर देखें गुण का, तो वह है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। देखिए, शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट होता है, क्योंकि वह एकांत प्रिय और केवल अपने में रुचि लेने वाला होता है। जब शैशवावस्था का काल बीत जाता है, बाल्यावस्था में बच्चा पहुंचता है, तो उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, क्योंकि वह बाह्य जगत में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। वह अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं और कार्यों का अधिक से अधिक परिचय प्राप्त करना चाहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उसके गुणों के अंतर्गत वो है संवेगों का दमन व प्रदर्शन। एक एक पॉइंट को आप नोट करेंगे, समझेंगे। देखिए, बालक अपने संवेगों पर अधिकार रखना एवं अच्छी और बुरी भावनाओं में अंतर करना जान जाता है। वह उन भावनाओं का दमन करता है जिनको उसके माता पिता और बड़े लोग पसंद नहीं करते, जैसे काम संबंधी भावनाएं। यानी संवेगों का दमन और प्रदर्शन बाल्यावस्था में होता है। अब आते हैं नंबर 10, वह है संग्रह करने की प्रवृत्ति। देखिए, संग्रह करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में बालक और बालिकाओं दोनों में आ जाता है। बालक क्या करता है? कांच की गोलियां, टिकटों, मशीनों के भागों और पत्थर के टुकड़ों का संचय करता है। वहीं बालिका जो होती है वो चित्रों, खिलौने, गुड़ियों, कपड़ों के टुकड़े संग्रह करने की प्रवृत्ति उनमें आती है। दोनों में फर्क है। तो संग्रह करने की प्रवृत्ति हो गई। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 11। अब क्या है नंबर 11? निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। बालक में बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। मनोवैज्ञानिक हैं बर्ट, उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर
बताया है कि लगभग 9 वर्ष के बालकों में आवारा घूमने, बिना छुट्टी के लिए विद्यालय से भागने और आलस से पूर्ण जीवन व्यतीत करने की आदतें सामान्य रूप से पाई जाती है। एक इनका कथन है, मनोवैज्ञानिक बट का कथन है, तो इसे आप नोट करेंगे। चलिए नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 क्या है? काम प्रवृत्ति की न्यूनता। बालक में काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। वह अपना अधिकांश समय मिलने जुलने, खेलने कूदने और पढ़ने लिखने में व्यतीत करता है। इससे वह बहुत ही कम अवसरों पर अपनी काम प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर पाता है। तो काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है बाल्यावस्था में। यह 12वां गुण हुआ जो मैंने आपको अभी बताया। अब 13वें गुण की तरफ बढ़ते हैं। अब 13वां गुण क्या है? सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। बालक में सामूहिक प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। वह अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करने का प्रयास करता है। यह सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता है। यहां पर इस सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता को रॉस ने अपने शब्दों में बहुत बेहतर तरीके से बताया है कि बालक प्रायः अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य हो जाता है। वह अच्छे खेल खेलने और ऐसे कार्य करने के लिए नियमित रूप से एकत्र होता है जिनके बारे में बड़ी आयु के लोगों को कुछ भी नहीं बताया जाता है। यह रॉस महोदय ने बताया है। आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों नंबर 14, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए। अगर आप यहां पर जहां स्किप किया तो आप इसको समझने से वंचित रह जाएंगे। अब नंबर 14 क्या है? ध्यानपूर्वक देखिएगा। सामूहिक खेलों में रुचि। बालक को सामूहिक खेलों में अत्यधिक रुचि होती है। वह 6 या 7 वर्ष की आयु में छोटे समूहों में और बहुत काफी समय तक खेलता है। खेल के समय बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में झगड़े अधिक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बालिकाओं में कम झगड़े होते हैं, बालकों में आपस में झगड़े अधिक होते हैं। दोस्तों 11 या 12 वर्ष की आयु का जो बालक होता है वो दलीय खेलों में भाग लेने लगता है, जो दलगत खेल होते हैं। दोस्तों अब आ जाते हैं नंबर 15 पर। 15 क्या है? ये देखिए, रुचियों में परिवर्तन। निरंतर परिवर्तन होता है बालक के रुचियों में। वह स्थायी रूप से धारण न करके वातावरण में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती रहती है। इसके बारे में कोल और ब्रूस ने बताया है। ध्यान दीजिएगा, किसके बारे में? रुचियों में परिवर्तन के बारे में। उन्होंने लिखा है कि 6 से 12 वर्ष की अवधि की एक अपूर्व विशेषता है मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन। ध्यान दीजिए, मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन 6 से 12 वर्ष की अवधि की एक अपूर्व विशेषता है। यह कहना है कोल एवं ब्रूस का। अब देखिए, हम लोग बाल्यावस्था में शिक्षा के स्वरूप को समझते हैं एक एक करके। विशेषता समाप्त हो गया। अब स्वरूप के बारे में, बाल्यावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप होता है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके बीच में डिटेल में रख रहा हूं। इससे अनेकानेक क्वेश्चन बनेंगे और जब मैं आपके बीच में इसका ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊंगा दोस्तों, तो ये पूरा डिटेल आपके लिए रामबाण काम करेगा। अब देखिए, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। इस अवस्था में बालक विद्यालय में जाने लगता है, उसे नवीन अनुभव प्राप्त होते हैं। औपचारिक अनौपचारिक शैक्षिक प्रक्रिया के मध्य उसका विकास होता है। बाल्यावस्था में शैक्षिक दृष्टि से बालक के निर्माण की अवस्था है। बाल्यावस्था शैक्षिक दृष्टि से बालक के निर्माण की अवस्था है और इस अवस्था में बालक अपना समूह अलग बनाने लगते हैं। इसे चुस्ती की आयु भी कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चुस्ती की आयु कौन है? ऑप्शन आपसे आपके बीच रहेगा। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। तो आपको यहां पर देना है आंसर बाल्यावस्था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस अवस्था में शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार होता है। यहां पर देखिए, ब्लेयर,
जोन्स और सिम्पसन ने लिखा है शिक्षा के स्वरूप को निर्धारित करते हुए कि बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने क्या लिखा है। बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों को बहुत सीमा तक निर्माण होता है। अब आइए आगे। जिस निर्माण की ओर ऊपर संकेत किया गया है उसका उत्तरदायित्व बालक के शिक्षक, माता पिता और समाज पर है। ये जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा उस पर यह कहा गया है कि उसका उत्तरदायित्व बालक के शिक्षक, माता पिता और समाज पर है और उसकी शिक्षा का स्वरूप निश्चित करते समय उन्हें निम्नांकित बातों को ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से बात है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। भाषा के ज्ञान पर बल, भाषा के ज्ञान पर बल, और इस पर स्ट्रैंग महोदय ने कहा है कि इस अवस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है, अतः इस बात पर बल दिया जाना आवश्यक है कि बालक भाषा का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करे। यह स्ट्रैंग महोदय का कथन है। भाषा का ज्ञान पर बल पर उन्होंने ये बातें कही है, तो इसे आप नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर। उपयुक्त विषयों का चुनाव। बालक के लिए कुछ ऐसे विषयों का अध्ययन आवश्यक है जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और उसके लिए लाभप्रद भी हो। इस विचार से जो विषय होने चाहिए उसका चुनाव किया जाना चाहिए, और वो विषय क्या है? भाषा, अंकगणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, ड्राइंग, चित्रकला, सुलेख, लेखन और निबंध रचना। उपयुक्त विषयों का चुनाव, बालक के कुछ ऐसे विषय अध्ययन आवश्यक है। अब नंबर 3 पर आते हैं, और नंबर 3 क्या है? रोचक विषय सामग्री। बालकों की रुचियों में विभिन्नताएं और परिवर्तनशीलता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बालकों की रुचियों में विभिन्नता और परिवर्तनशीलता होती है। रोचक विषयों की विषय सामग्री के बारे में मैं बता रहा हूं। उसकी पुस्तकों की विषय सामग्री में रोचकता और विभिन्नता होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो बाल्यावस्था में जो सीखने की प्रवृत्ति है, जो रोचकता की प्रवृत्ति है, वो समाप्त होगा। इस दृष्टिकोण से विषय सामग्री का संबंध इनसे होना चाहिए। पशु, हास्य, विनोद, नाटक, वार्तालाप, वीर पुरुष, साहसी कार्य और आश्चर्यजनक बातें। अब देखिए नंबर 4 क्या है? तो नंबर 4 है पाठ्य विषय व शिक्षण विधि में परिवर्तन। इस अवस्था में बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ध्यान दीजिएगा पॉइंट क्या है? पाठ्य विषय व शिक्षण विधि में परिवर्तन। तो इस अवस्था में बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, अतः पाठ्य विषय और शिक्षण विधि में इसकी रुचियों के अनुसार परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसमें शिक्षण के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाता, और इसका फल यह होता है कि उसकी मानसिक प्रवृत्ति रुक जाती है। अब नंबर 5, जिज्ञासा की संतुष्टि। तो बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। उसे दी जाने वाली शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे उसकी इस प्रवृत्ति की तुष्टि मिले। नंबर 6 है सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि। बालक में समूह में रहने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। अभी लगातार इस बारे में हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। वह बालकों से मिलना जुलना और उनके साथ कार्य करना, खेलना चाहता है। उसे इन सब बातों पर अवसर देने के लिए विद्यालय में सामूहिक कार्यों और सामूहिक खेलों का आयोजन किया जाना चाहिए। दोस्तों, इस मामले में कोलेस्निक ने कहा है, कोलेस्निक ने इसके बारे में कहा है कि सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग होना चाहिए। यह किनका कथन है? कोलेस्निक का कथन है। इसे आप नोट कर लें। आगे है रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था। बालक में रचनात्मक कार्यों की विशेष रुचि होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, और विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यों की इनके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था। बालक में विभिन्न मानसिक रुचियों की
संतुष्ट करने के उसकी सुप्त शक्तियों का अधिकतम विकास किया जा सकता है। इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यालय में अधिक से अधिक पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संचालन किया जाना चाहिए। आगे मैं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के बारे में भी पूरा डिटेल आपके बीच में रखूंगा। अभी मैं अगर क्लियर करूंगा वीडियो और बड़ा हो जाएगा। चलिए नंबर 9 पॉइंट पर आते हैं और यह है पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था। अब देखिए, जब बालक 9 वर्ष के आयु में पहुंच जाता है तो बालक में, ये बालक है, बालक में निरुद्देश्य इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति होती है। उसकी इस प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए पर्यटन और स्काउटिंग को उसकी शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं इससे जब ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा तब समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, नंबर 10, संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। बालक में संचय करने की प्रवृत्ति होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। उसके गुण के बाद, उस गुण के, जब बाल्यावस्था के गुण को हम लोग निर्धारित कर रहे थे, उसे भी जो वस्तु अच्छी लगती है उसी का वो संचय कर लेता है। उसके माता पिता और शिक्षक का कर्तव्य है कि उसे शिक्षाप्रद वस्तुओं का संचय करने के लिए प्रोत्साहित करें। जिस ओर बालक को आप दिशा निर्देशित कीजिएगा उसी ओर बालक जाता है। इसलिए संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करने की जरूरत होती है। अब हम लोग नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, संवेगों का प्रदर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें कोल और ब्रूस का कथन जो है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट करेंगे। इन्होंने बताया है कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। यह कोल और ब्रूस ने कहा है। यह विकास तभी संभव है जब बालक के संवेगों का दमन न किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से उसमें भावना ग्रंथियों का निर्माण हो जाता है। अतः स्टैंग का परामर्श है कि बालकों को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त अपने संवेगों का दमन करने के बजाय तृप्त करने में सहायता दी जानी चाहिए, क्योंकि संवेगात्मक भावना और प्रदर्शन उनके संपूर्ण जीवन का आधार होता है। यह स्टैंग महोदय का कथन है, नोट करेंगे। अब चलिए नंबर 12, सामाजिक गुणों का विकास। और सामाजिक गुणों का विकास में किलपैट्रिक महोदय का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण यानी कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन का काल माना है। अतः विद्यालय में ऐसे क्रियाओं का अनिवार्य रूप से संगठन किया जाना चाहिए जिनमें भाग लेकर बालक में अनुशासन, आत्मनियंत्रण, सहानुभूति, प्रतिस्पर्धा, सहयोग आदि सामाजिक गुणों का अधिकतम विकास होता है। यह किलपैट्रिक महोदय की बात को आप नोट जरूर करें। दोस्तों, नंबर 13 है नैतिक शिक्षा। पियाजे ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया है कि लगभग 8 वर्ष का बालक अपने नैतिक मूल्यों का निर्माण और समाज के नैतिक नियमों में विश्वास करने लगता है। उसे इन मूल्यों का उचित निर्माण और इन नियमों को में दृढ़ विश्वास रखने के लिए नियमित रूप से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। यही है नैतिक शिक्षा। अब चलिए नंबर 13 का दूसरा पॉइंट देखते हैं और वो है कोल्सनिक का मत। बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा आप नैतिक शिक्षा दे सकते हैं, ये दी जानी चाहिए। ये कोल्सनिक का मत है, इसे भी आप नोट करेंगे। नंबर 14 क्या है ये देखते हैं। क्रिया व खेल द्वारा शिक्षा आपको देना चाहिए, कैसे दे सकते हैं? तो सभी शिक्षा शास्त्री बालक के स्वाभाविक क्रियाशीलता और खेल प्रवृत्ति में विश्वास करते हैं। अतः इसकी शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसे स्वयं क्रिया यानी सेल्फ एक्टिविटी और खेल द्वारा ज्ञान का अर्जन करे। दोस्तों, प्रेम व सहानुभूति का पर आधारित शिक्षा उन्हें देना चाहिए। कठोर अनुशासन पसंद बालक नहीं करता। वह शारीरिक दंड, बल प्रयोग और डांट डपट से घृणा करता है। वह उपदेश नहीं सुनना चाहता। वह धमकियों की चिंता नहीं करता। उसकी शिक्षा इनमें से किसी पर आधारित ना होकर प्रेम और सहानुभूति पर आधारित होना चाहिए।
अब इसका निष्कर्ष क्या निकला जो मैंने आपको बताया उस पर भी बात करते हैं। फ्रायड और उनके जो अनुयायी हैं उन्होंने बाल्यावस्था को बालक का निर्माणकारी काल मानकर इस अवस्था को अत्यधिक महत्व दिया है। उनका कहना है कि इस अवस्था में बालक जिन व्यक्तिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी आदतों एवं व्यवहार के प्रतिमानों का निर्माण कर लेता है, उनको रूपांतरित करना बहुत कठिन हो जाता है। इस दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों पर बालकों का निर्माण करने का महान उत्तरदायित्व है। तो दोस्तों, ऐसे विचारों को व्यक्त करते हुए ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने लिखा है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। जो अध्यापक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं, उन्हें बालकों का, उनकी आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं का और उन परिस्थिति का पूर्व ज्ञान होना चाहिए जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करती है। यह किनका कथन है? तो ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का। तो इसे आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लें और सभी चीजों को गहन अध्ययन करें। आप समझें, वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी, समझ आ जाएगी। आगे के क्लासेस में मैं और क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, यह था बाल्यावस्था का क्लास नंबर 1, जिसमें मैंने बाल्यावस्था का अर्थ, उससे रिलेटेड परिभाषाएं, बाल्यावस्था की विशेषताएं, बाल्यावस्था का स्वरूप, इन सभी की चर्चा मैंने आपके साथ किया। दोस्तों, इस पहले क्लास के बाद मैं दूसरा क्लास भी बाल्यावस्था से रिलेटेड लेकर के आऊंगा। इसका आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा और इस तरह से आपको क्लियर करवा दूंगा कि बाल्यावस्था से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप पलक झपकते उसका जवाब दें। दोस्तों, इसी तरह से आप चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लें और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।